हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। होप यू डूइंग वेल। सो हम लोग ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। सो आप लोग चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी हम लोग कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर 2 हमारा है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस। सो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम आगे अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी। सो बिजनेस एंटिटी क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल वो किसी बिजनेस पर्पस से साथ में आते हैं और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज़ बिजनेस एंटिटी। देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी हैपनिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसीट ऑफ इनकम, वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। नाउ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म विजन है। देखो, जैसे किसी ने क्या हुआ, कोई बिज़नेस या कंपनी स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ टारगेट्स रखे और तो वो ऑब्जेक्टिव्स और वो टारगेट्स उस कंपनी या बिज़नेस को पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीच में उस कंपनी को बंद कर दे या फिर अपने जो भी सारे असेट्स हैं उनको लिक्विडेट करा ले। मतलब जैसे कि जो भी बिज़नेस से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है या वैल्यूएबल आइटम्स हैं, उनको सेल आउट करके मार्केट में और वो कैश लेके चलता बने, तो वो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बेसिकली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट प्योरली प्रॉफिट पर्पस के लिए है। देन नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सो जो भी ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इसके थ्रू बनाई जाती है। कॉमनली तो एनुअली होती है, बाकी मंथली और क्वार्टरली भी होती है। इससे फिर कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में, और आगे फ्यूचर में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो डिसाइड होता है। देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो जो भी असेट्स का परचेज प्राइस है वो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, दैट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ता है, इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट होता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो वो दो जगह उसकी रिकॉर्डिंग होगी। सो अभी हम इसे सिर्फ डेफिनेशन वे में देखेंगे, क्योंकि आगे वीडियो में हम इसे डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे कि कैसे और कहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके वो दो तरीके से इम्पैक्ट करती है। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और इक्विटी। नाउ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ये कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो डिटरमाइन करता है कि कब और कैसे रेवेन्यू अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड होगा। सो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी एक कंपनी ने अपना कोई सामान बेचा है 10,000 का 15 अक्टूबर को, लेकिन उसे जो उसकी पेमेंट है नवंबर 5 को मिली है। तो इस केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा? अक्टूबर 15 को लगेगा, क्योंकि अक्टूबर 15 को कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है, वो अपना सामान बेच चुकी है। पैसा कब आया, कैश कब आया, उस चीज़ का यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है। सर्विस कब कंप्लीट हुई उस चीज़ का रेलेवेंस है। तो अक्टूबर 15 को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। देन नेक्स्ट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि लेफ़्ट और राइट दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, और इसका जो पर्पस है वो होता है कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में नेट इनकम प्रॉफिट कितना हुआ है वो एक्यूरेटली मेजर करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट से कॉस्ट और इनकम को मैच करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू परफॉर्मेंस इंश्योर की जाती है। देन ये एक कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस मेड इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है। then next term is next basic concept is full disclosure concept, that means detailing जो भी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे मटेरियल फैक्ट्स, इट कैन बी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, इवन रिस्क भी मेंशन होते हैं। सो ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, इसमें नोट्स और एक्सप्लेनेशन मेंशन होते हैं और सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है। इवन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर गैप, IFRS और अदर नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी
मेंशन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसमें सीधा सा ये है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड कंपनी ने यूज़ किया है वो सेम मेथड यूज़ करे बेटर कंपेरेबिलिटी के लिए। सेम मेथड इज इक्वल्स टू बेटर कंपेरेबिलिटी। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर किसी भी प्रॉफिट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, लेकिन जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए चला जाता है। देन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी सामान या ट्रांजैक्शन मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, उन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन्हीं को डिस्क्लोज किया जाता है सिर्फ। देन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस हैं, जैसे कि इनवॉइसेस, रिसीट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, और ये रिलायबल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। देखो, जैसे हम दुकान पे गए, कोई सामान ख़रीदा, दुकान वाले ने हमें बिल दिया। इससे क्या होगा कि अगर कोई हमें प्रॉब्लम होगी तो हम जाके वो बिल दिखा सकते हैं। ये एक ट्रस्टवर्दी प्रोसेस हो गया। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ख़त्म हो गए, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। तो वो दो तरीक़ों से होती है। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। सो हम पहले सिंगल एंट्री सिस्टम देखेंगे। ये कैश और पर्सनल अकाउंट से डील करता है। ये एक सिंपल मेथड है जिसमें सिर्फ वन साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये इनफॉर्मल और इनकम्प्लीट होती है। इसमें कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं। बेसिकली स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल पर्पस के लिए होती है। अगर एक एग्जांपल से देखें कि किसी दुकानदार ने कोई सामान बेचा और उसे कैश मिला, उसने रख लिया और उसका बाकी फर्दर कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, देन उसका कोई फर्दर रिकॉर्ड नहीं होता। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम गैप और आईएफआरएस के अंडर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हार्ड टू आइडेंटिफाई है। हार्ड टू आइडेंटिफाई तो होगा ही, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फ्यूचर में उसको ढूंढा भी नहीं जा सकता कि किसने कब कहाँ क्या ट्रांजैक्शन और पेमेंट की थी। देन सेकेंड मेथड है डबल एंट्री सिस्टम। मेजरली यही यूज़ होता है प्रोफेशनल लेवल पे। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके वो दो जगह इम्पैक्ट करती है, वन डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। फॉर्मूला हमने ये पीछे भी देखा था, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। ये डुअलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे देखा था उसी को हम अभी पूरा एलेबोरेट वे में डिस्कस करेंगे कि कैसे दो जगह पे इम्पैक्ट करता है। ये पूरा एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक प्रोसेस है और ये सारे साइज़ के बिज़नेस के लिए सूटेबल है। और ये बेसिस प्रिपेयर करता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा के लिए, जो भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं। और ये इजी टू लोकेट है क्योंकि इसके सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग है हर ट्रांजैक्शन की, तो कभी भी फ्यूचर में जाके देखा जा सकता है कि कब ट्रांजैक्शन हुई थी, कितनी हुई थी, किसके साथ हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम में एंटर करता है। तो अकाउंट ए है जैसे और ये अकाउंट बी है, तो ये क्रेडिट साइड हुई, ये डेबिट साइड हुई, दोनों एंटर हुई किसी भी ट्रांजैक्शन की दोनों साइड। उसके बाद ये साइड अकाउंटिंग के थ्रू टैली होंगी और जब ये एक्यूरेटली मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि ये एक्यूरेट है तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। Next is approaches to accounting. There are two bases. First one is cash basis, second is accrual basis. So cash basis में revenue कब record होता है, जब cash received होता है, और accrual basis में revenue record होता है जब actual में कोई service complete हुई है। ये basically revenue recognition concept पर based है कि जब कोई भी service प्रोवाइड की जाएगी तब रिकॉर्ड होगा, ना कि जब उस सर्विस की पेमेंट हुई है। देन एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे, जब कैश पेड होगा, और यहाँ पर व्हेन इनकर, जब कोई भी सर्विस एक्टिव होगी। देन इसके बेसिस क्या है, तो कैश ट्रांजैक्शन होती है इसमें सिर्फ, और इसमें ये फॉलो करता है मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी के बेसिस पर काम करता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कैश बेसिस इज सिंपल एंड एक्रूअल बेसिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। देन एक्यूरेसी, सो कैश बेसिस में एक्यूरेसी कम रहती है और एक्रूअल बेसिस में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। कैश बेसिस बेसिकली स्मॉल बिजनेस, इंडिविजुअल और फ्रीलांसर्स के थ्रू यूज़ होता है, और एक्रूअल बेसिस लार्ज बिजनेस कंप्लाइंसेस विद गैप और आईएफआरएस। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कैश बेसिस में कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती, जबकि एक्रूअल बेसिस एक ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिवील करता है। अब इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक सर्विस परफॉर्म किया अक्टूबर में, कोई काम किया अक्टूबर मंथ में जिसका हमें पेमेंट मिली नवंबर में, तो कैश बेसिस के अंडर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जब हमें पेमेंट मिली है, दैट इज़ इन नवंबर। जबकि एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जब हमने सर्विस परफॉर्म किया, दैट इज़ इन अक्टूबर। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक सीरीज़ है जिससे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स बने हैं वो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, एक्यूरेसी इंश्योर हो सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, और इट इंश्योर्स कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ये इंश्योर करता है कि वो ऑफिशियली प्रिंसिपल और रूल्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर किए गए हों। देन एड्स इन ऑडिटिंग एंड एनालिसिस। अब हम आगे देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे रिकॉर्ड होती है डबल एंट्री सिस्टम में। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई होती है ट्रांजैक्शन की क्या हुआ है और किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है। देन एनालाइज किया जाता है ट्रांजैक्शन को कि किस अकाउंट से डेबिट हुई है और किस अकाउंट से क्रेडिट हुई है। उसके बाद जर्नल एंट्री होती है, मतलब कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये फर्स्ट एंट्री होती है। देन पोस्ट टू लेजर, ये फाइनल एंट्री होती है। उसके बाद ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब समराइज़ किया जाता है और चेक किया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं। देन उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इनकम स्टेटमेंट फाइनली बनती है, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस ट्रांजैक्शन। किसी भी दो पार्टी के बीच में कोई सामान या पैसा या फिर कोई सर्विस एक्सचेंज हुई है, उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसकी टाइप्स हैं। पहला है कैश ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, आपने कोई सामान ख़रीदा और उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दी, इमीडिएट पेमेंट, सो दैट इज़ कैश ट्रांजैक्शन। देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें आप कोई भी सर्विस अवेल कर लेते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट पे, या फिर कोई भी सामान खरीद लेते हैं और उसकी पेमेंट लेटर डेट में करते हैं। देन इंटरनल ट्रांजैक्शन, ये विद इन बिजनेस के अंदर होती है, कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। देन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इसमें आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं। देन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, सो ये इफ़ेक्ट करता है इनकम स्टेटमेंट को, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सेट्रा। देन कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये लॉन्ग टर्म असेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल बाइंग अ बिल्डिंग, टेकिंग अ लोन। देन जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है ये एविडेंस होते हैं थ्रू अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पेन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं या फिर वाउचर बोलते हैं। और वाउचर कैन बी कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और जनरल वाउचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ जर्नल। सो अकाउंटिंग में इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ये फर्स्ट प्लेस एंट्री होती है और एक क्रोनोलॉजिकली वे में रिकॉर्ड होती है। सो इसका जो पर्पस होता है वो क्लियर और डेटेड रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। देन लेजर, सो इसे फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, और ये डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं सारी जर्नल एंट्रीज़ का, जो कि एक ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं, और इसका पर्पस होता है क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन अंडर स्पेसिफिक अकाउंट्स, जैसे कि कैश, कैपिटल और सैलरीज, और डिटरमाइन करना बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट और ट्रायल बैलेंसेस और फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। उसके बाद मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया टैबुलर फॉर्म में। सो जर्नल इज़ फर्स्ट एंट्री, लेजर इज़ फाइनल एंट्री। ये क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को, और इसके प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हर एंट्री के लिए होती है, और यहाँ पर सेपरेट अकाउंट्स होते हैं हर आइटम के लिए। ये इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है और ये प्रिपेयर करता है ट्रायल बैलेंसेस और अकाउंट्स को। उसके बाद जर्नल एज अ बुक ऑफ सोर्स एंट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एज अ लीगल एविडेंस देन लेजर। नाउ स्पेशल पर्पस बुक्स, सो इन्हें सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। किसी भी बड़े बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शंस को किसी सिंगल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना बहुत बल्कि और इनएफिशिएंट हो जाता है, इसलिए सारी ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक्स के अंदर क्लासिफाई करके रिकॉर्ड किया जाता है। सो सबसे पहले है कैश बुक, इसके अंदर सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। देन परचेज बुक, इसके अंदर सारे क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होते हैं। देन सेल्स बुक, इसके अंदर सारे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होते हैं।
देन परचेज रिटर्न बुक, सो जो भी गुड रिटर्न सप्लायर्स के थ्रू हुए हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। देन सेल्स रिटर्न बुक, सो गुड रिटर्न बाय कस्टमर रिकॉर्ड होते हैं। देन बिल रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। देन बिल्स पेएबल बुक में जो भी बिल इशू हुए हैं सप्लायर या क्रेडिटर से वो रिकॉर्ड होते हैं। देन लास्ट में है जर्नल प्रॉपर, इसमें क्या होता है कि जो भी बिल बच गए हैं और वो ऊपर सारी बुक्स के अंदर फिट नहीं हुए हैं तो उसको इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। So this is our last topic, types of account. So three types of accounts: personal account, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, पर्सन, एसोसिएशन का हो सकता है। देन रियल अकाउंट असेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। इसमें भी फर्दर डिवीजन है। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट्स, देन इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि बिल्डिंग हो सकता है, वो कैश हो सकता है, स्टेशनरी या इन्वेंटरी। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। देन नॉमिनल अकाउंट, सो इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस से रिलेटेड, जैसे कि रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस एक्सेट्रा। नाउ क्रेडिट और डेबिट को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में देखेंगे कि अकाउंटिंग में इनके क्या गोल्डन रूल हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में क्या रूल्स हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को 10,000 रुपये दिए, तो आप लोग रिसीवर हुए, सो रिसीवर का अकाउंट डेबिट होगा और मैं गिवर हूँ, मैंने आपको पैसे दिए हैं, तो मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में जो भी आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे और जो भी इनकम और गेंस हैं वो क्रेडिट होंगे। जो डेबिट और क्रेडिट है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग टर्म्स हैं और ये क्लासिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग सिस्टम में। और ये ट्रांजैक्शन की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा इक्वल होने चाहिए ताकि जो बुक है वो बैलेंस रह सके। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेबिट को हम डिनोट करते हैं डीआर से और क्रेडिट को डिनोट करते हैं सीआर से। तो इसमें ये है कि डेबिट कहाँ इंक्रीज़ होगा और कहाँ डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट कहाँ इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा। तो डेबिट इंक्रीज़ होगा असेट्स और एक्सपेंसेस में और डिक्रीज़ होगा लाइबिलिटी और इक्विटी में। क्रेडिट इंक्रीज़ होगा लाइबिलिटी, इनकम और इक्विटी में और डिक्रीज़ होगा असेट में। सो आपको यहाँ से अगर समझ नहीं आया तो मैंने इसे फिर टैबुलर फॉर्म में भी बना दिया है कि कहाँ पर क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ये हमेशा अपोजिट होंगे, सेम नहीं होंगे। सो डेबिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है सिर्फ दो कंडीशन में, असेट और लॉसेस और एक्सपेंसेस के टाइम में, और बाकी ये डिक्रीज़ हो रहा है। और क्रेडिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है दो कंडीशन में, असेट और लॉसेस के टाइम पे, बाकी इंक्रीज़ हो रहा है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।